ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। काटी बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? पूछ रहे हैं कि काटी बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, आसाम, त्रिपुरा या फिर छत्तीसगढ़? जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। What is the theme for डेफ एक्सपो 2022 held in गुजरात? गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय यानी कि थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पाथ टू प्राइड। आपको जानना चाहिए डिफेंस एग्जीबिशन यहाँ पर हो रहा है गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में। कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको जानना चाहिए। कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, जो कि गांधीनगर गुजरात में है, यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया है। इस बार 2022 में इसका थीम है पाथ टू प्राइड। आपको जानना चाहिए अब तक का ये सबसे बड़ा डिफेंस एग्जीबिशन है और पहला ऐसा एडिशन रहा है जो पूरी तरह से इंडियन कंपनीज़ के लिए डेडिकेटेड है। इसमें आपको ये जानना चाहिए कि पिछले 5 सालों में जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 8 गुना तक बढ़ा है और 2021-22 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट की वैल्यू रही 1.59 बिलियन यूएस डॉलर। साथ ही आपको जानना चाहिए इसी मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 101 आइटम्स की 4th इंडियनाइजेशन लिस्ट अनाउंस की है, यानी कि 101 जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं कौन कौन से बनने वाले हैं भारत में पूरी तरह से, उनकी लिस्ट जारी की है। साथ ही इन्होंने गुजरात में देसा एयरफील्ड, इसकी आधारशिला रखी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और मिशन डेफ स्पेस इसको भी लॉन्च किया है। HTT-40 ये इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसका भी अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर पर किया गया है। आपको जानना चाहिए सेकंड इंडियन ओशन रीजन प्लस IOR प्लस कॉन्क्लेव भी इसी इवेंट के दौरान आयोजित की गई। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 1981 में डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के तहत एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना की गई थी। फॉर विच नोवेल हैज श्रीलंकन राइटर शेहान करुणातिलका वॉन द बुकर प्राइज? श्रीलंका के लेखक शेहान करुणातिलका ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेदा। तो श्रीलंकन राइटर हैं शेहान करुणातिलका, इन्होंने बुकर प्राइज जीता है अपने नोवेल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेदा के लिए। तो ये जो नोवेल है ये एक वार फोटोग्राफर के मर्डर पर बेस्ड है। 1990s के दशक की कहानी ये बताता है। साथ ही श्रीलंका में जो सिविल वार हुआ उसके बाद किस तरह की ज़िंदगी रही लोगों की, उसके बारे में बताता है। करुणातिलका की बात करें तो ये इकलौते माफ़ कीजिएगा, तो ये दूसरे श्रीलंकन बोर्न नॉवलिस्ट बन गए हैं जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता है। इनसे पहले माइकल ओतानसे, इन्होंने ये बुकर प्राइज़ जीता था 1992 में द इंग्लिश पेशेंट इस नॉवल के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा, इस सेकंड श्रीलंकन बोर्न नॉवलिस्ट बने हैं जिन्होंने ये बुकर प्राइज़ जीता है। आपको जानना चाहिए कि इस बुकर प्राइज़ को करुणातिलका ने क्वीन कंसोर्ट कैमिलिया इनसे प्राप्त किया है और 50,000 पाउंड की जो प्राइज़ मनी है वो इनको प्राप्त हुई। बुकर प्राइज़ के बारे में आपको जानना चाहिए कि एक लिटरेरी प्राइज़ है जो कि हर साल दिया जाता है उस बेस्ट नोवेल को जो इंग्लिश में लिखा गया हो और यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो। 1969 में ये पहली बार दिया गया था PH न्यूबाई को उनके नोवेल समथिंग टू आंसर फॉर के लिए।
Which state has emerged as the best governed among 18 big states of the country according to the Public Affairs Index 2022? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा राज्य देश के 18 बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शासित के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हरियाणा। तो आपको जानना चाहिए, एक थिंक टैंक है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, तो इसने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी किया है और इसमें यह बताया है कि अगर हम 18 बिग स्टेट्स की बात करें कंट्री में, तो सबसे बेस्ट गवर्नड जो स्टेट है वो हरियाणा है। इसका जो स्कोर है 0.6948 है। इसके बाद तमिलनाडु आता है, फिर केरल, फिर छत्तीसगढ़, फिर पंजाब और कर्नाटका। टॉप 5 स्टेट्स आपको याद रखनी चाहिए। अगर हम बात करें स्मॉलर स्टेट्स की, तो इसमें सिक्किम टॉप पर है। अच्छा, ये जो इंडेक्स है ये दो कैटेगरीज में जारी किया गया, एक तो लार्ज स्टेट्स और स्मॉल स्टेट्स। यूनियन टेरेटरीज इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं रही। बाकी अगर हम पब्लिक अफेयर सेंटर की बात करें, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके डायरेक्टर जी गुरुचरण है। हु इज़ द विनर ऑफ मेंस बैलन डी'ओर अवार्ड 2022? पुरुषों के बैलन डी'ओर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, करीम बेंजेमा। तो देखिए, करीम बेंजेमा इन्होंने मेंस बैलन डी'ओर 2022 अवार्ड जीता है। बात फुटबॉल की हो रही है, क्योंकि 2021-22 का जो यूरोपियन फुटबॉल सीजन रहा है इनका बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और इस साल अगस्त में इन्हें यूईएफए प्लेयर ऑफ द ईयर भी नामित किया गया। तो रियल मैड्रिड की ओर से खेलते हैं और फ्रांस के हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ये 1998 के बाद ये पहले फ्रांस के फुटबॉलर बने हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है, क्योंकि 1998 में जिनेदिन जिदान को ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद अब इनको मिला है। तो मैड्रिड आप सभी जानते हैं चैंपियंस लीग और ला लीगा टाइटल्स जीते हैं इस क्लब ने लास्ट सीजन। अदर विनर्स की बात करें तो कोपा अवार्ड ये गावी को मिला है, बार्सिलोना। विमेंस बैलन डी'ओर अवार्ड ये बार्सिलोना की एलेक्सिया पोर्टेलस को मिला है। गेर्ड मुलर अवार्ड ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को मिला है। याशीन ट्रॉफी ये थिबाउट कोर्टोइस को मिला है, रियल मैड्रिड। क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड गया है मैनचेस्टर सिटी को। साथ ही सॉक्रेट्स अवार्ड दिया गया है सैरियो मैन लिवरपूल को। विच कंट्री विल होस्ट AFC एशियन कप 2023? कौन सा देश AFC एशियाई कप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कतर। तो आपको जानना चाहिए 2023 का जो एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट है ये कतर में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये चाइना में आयोजित होने वाला था, लेकिन चाइना में जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसके तहत चाइना ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है इस इवेंट को होस्ट करने से, इसलिए अब कतर में होगा। आपको जानना चाहिए जो एशियन कप है ये हर 4 साल में होता है और लास्ट एडिशन ये 2019 में UAE में हुआ था, तब कतर ने ही इस एडिशन को जीता था। ये थर्ड टाइम है जब कतर इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है। इससे पहले 1988 और 2011 में कतर इस इवेंट को होस्ट कर चुका है। कतर की बात करें, कैपिटल दोहा है, करेंसी कतरी रियाल है। डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर GI महोत्सव इन विच सिटी? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग किस शहर में पहली बार GI महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, वाराणसी। तो आपको जानना चाहिए कि जो हमारा रीजन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वाराणसी में 16 से 21 अक्टूबर तक फर्स्ट एवर GI महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ये एग्जीबिशन डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, ये आयोजित कर रहा है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। विच सिटी विल प्ले होस्ट फॉर द फर्स्ट खेलो इंडिया विमेंस जूडो नेशनल लीग? कौन सा शहर पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो देखिए, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि नेशनल कैपिटल दिल्ली में है, यहाँ पर फर्स्ट खेलो इंडिया विमेंस जूडो नेशनल लीग आयोजित किया जाएगा 20 से 23 अक्टूबर के बीच में। तो जो भी 4 जोन हैं वहाँ की जो वुमेन जूडोकाज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इस इवेंट को जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
अस्मिता दौरजी ऑफ झारखंड हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्केलिंग द वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट माउंटेन इन नेपाल विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। झारखंड की अस्मिता दौरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के नेपाल में दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत को फतेह कर इतिहास रच दिया है। ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा मनासलू। तो देखिए अस्मिता दौरजी ये झारखंड से हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड की 8th हाईएस्ट माउंटेन मनासलू जो कि नेपाल में है, इसको फतेह किया है विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। इनसे जस्ट 4 घंटे पहले जो अस्मिता दौरजी है, इनसे जस्ट 4 घंटे पहले हिमाचल की बलजीत कौर ने भी सेम कारनामा किया है। आपको जानना चाहिए माउंट मनासलू के बारे में। इसको कोतांग भी बोला जाता है। ये 8th हाईएस्ट माउंटेन है और 8163 मीटर की इसकी जो है हाइट है और ये गोरखा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट नेपाल में स्थित है। बाकी आप इस तरह से माउंटेन देख सकते हैं। ये आपके जो स्टेट के एग्ज़ाम या फिर एसएससी एग्ज़ाम हो गए, रेलवे एग्ज़ाम हो गए, या फिर बैंक में भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये वाली माउंटेन किस कंट्री में है, या फिर पीसीएस टाइप के एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर की है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट देखें, उसके बाद दूसरे नंबर पर K2, फिर कंचनजंगा, फिर लोत्से, फिर मकालू। तो ये कई बार आता है कि जो माउंट मकालू है ये कौन से देश में है। Who became British High Commissioner for a day after winning the 6th edition of the High Commissioner for a Day competition? एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता का 6ठा संस्करण जीतने के बाद एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बना या कौन बनी? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, जागृति यादव। तो जागृति यादव लखनऊ से हैं। तो इनको एक दिन के लिए यूनाइटेड किंगडम का जो है डिप्लोमेट बनाया गया है इंडिया में, यानी कि हाई कमिश्नर बनाया गया इंडिया में यूनाइटेड किंगडम की ओर से, क्योंकि इन्होंने जो हाई कमिश्नर फॉर अ डे कंपटीशन का जो 6th एडिशन है वो जीता। आपको जानना चाहिए जो ब्रिटिश हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में, ये हाई कमिश्नर फॉर अ डे कंपटीशन हर साल 2017 से ऑर्गेनाइज करता आ रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड के दिन। साथ ही आपको भी जानना चाहिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये एलेक्स एलिस हैं। द आसियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? आसियान भारत कलाकार शिविर 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उदयपुर। तो देखिए आसियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप 2022 ये उदयपुर राजस्थान में 11 से 19 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आसियान के द्वारा। आपको जानना चाहिए जो भारत और आसियान है इनके बीच जो रिलेशंस हैं उनको 30 साल पूरे हो गए हैं। तो सबसे पहले 1992 में भारत ने आसियान के साथ फॉर्मल इंगेजमेंट शुरू किया एज अ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के रूप में, और फिर उसके बाद 1996 में डायलॉग पार्टनर भारत इसका बन गया। तो 1992 में शुरुआत हुई थी आसियान और भारत के बीच में जो फॉर्मल इंगेजमेंट है उसकी। तो इसलिए 30 साल अब पूरे हो रहे हैं। अच्छा, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2022 ये 30 साल पूरे हो रहे हैं आसियान इंडिया रिलेशंस के, और इसी के तहत जो 2022 है इसको आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर घोषित किया गया है। Which of the following has slapped penalties totaling more than 392 crore rupees on online travel firms including MakeMyTrip, GoIbibo and Oyo for adopting unfair business practices? निम्नलिखित में किसने अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने के लिए MakeMyTrip, GoIbibo और ओयो सहित ऑनलाइन ट्रैवल फर्मों पर कुल 392 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ऑनलाइन ट्रैवल फर्म्स हैं जैसे MakeMyTrip, GoIbibo और आपकी ओयो, इन पर 392 करोड़ रुपीस से ज़्यादा तक का पेनल्टी लगाई है क्योंकि इन्होंने अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस अपनाई हैं। तो देखिए ये अपने अपने क्षेत्र में डोमिनेंट लीडर हैं और कई तरह के इन्होंने एंटी कम्पिटिटिव अरेंजमेंट्स ओयो के साथ मिलकर अपनाए हैं, इसीलिए इन पर पेनल्टी लगाई गई है। आपको जानना चाहिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है हमारे देश में और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और कंपटीशन एक्ट 2002 को इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी, लेकिन पूरी तरह से जो ये फंक्शनल हुई ये मई 2009 में हुई। इसके फर्स्ट चेयरमैन धनेंद्र कुमार रहे और फिलहाल चेयरमैन इसके अशोक कुमार गुप्ता हैं। साल 2018 से इस पद पर काबिज हैं। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट वॉज हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का जो आपका 11th एडिशन है किस राज्य या किन शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, लद्दाख। तो देखिए सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट ये लेह लद्दाख में संपन्न हुई है। इसका थीम रहा हार्नेसिंग टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट की अगर हम बात करें तो IMI द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और जो भी 10 माउंटेन स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज और 4 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटीज़ टू फार्मर्स। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, हिमकैट। तो देखिए फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है हिमकैट। तो इसके तहत जो फार्मर्स के फील्ड है उनको एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि बेटर वाटर कंजर्वेशन हो सके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके और इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सके। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप जानते हैं गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर हैं, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, कैपिटल शिमला है। Who has been appointed as director in the National Disaster Management Authority? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, मृणालिनी श्रीवास्तवा। तो देखिए IPS है ये, मृणालिनी श्रीवास्तवा। इनको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA में डायरेक्टर तौर पर अपॉइंट किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2024 के लिए, 2024 तक के लिए। NDMA की अगर हम बात करें तो जो भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट है तो उसके लिए जो पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं उसके लिए NDMA एक अपेक्स बॉडी है। इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था 23 दिसंबर 2005 को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिलहाल, और वैसे अगर हम देखें तो जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके हेड होते हैं इस अथॉरिटी के। NDMA ये अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो NDMA होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको कौन हेड करता है? तो सही आंसर होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज बीइंग हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ विच कंट्री? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इसकी जो 5th असेंबली है ये न्यू दिल्ली में आयोजित की जा रही है 17 से 20 अक्टूबर 2022 के बीच में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 109 मेंबर एंड सिग्नेटरी कंट्रीज हैं इसमें। साथ ही आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली है इसकी प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है और जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं RK सिंह ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं इस असेंबली की। तो जो ये 5th असेंबली है ये 3 क्रिटिकल इश्यूज़ पर बात कर रही है, तो एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका मिशन ये है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट सोलर सेक्टर में लाई जाए। बाकी आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है 6 दिसंबर 2017 को 15 कंट्रीज़ द्वारा इसको साइन और रेटिफाई करने के साथ ही ये फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में। अजय माथुर इसके DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हेल्ड इन विच सिटी? 14वां जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। तो आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही आपको न्यू दिल्ली से संबंधित एक और करंट अफेयर जानना चाहिए कि 7th एडिशन ऑफ इंडिया आर्ट फेस्टिवल ये 13 से 16 अक्टूबर के बीच न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। तो दोनों ही न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए, इसलिए मैंने एक साथ क्लब कर दिए हैं।
हु इनॉग्रेटेड द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नरेंद्र मोदी। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 इसको इनॉग्रेट किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली में। और इस इवेंट के दौरान इन्होंने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है इसकी 12th इंस्टॉलमेंट, जिसकी अमाउंट 16,000 करोड़ रुपीस रही, इसको भी जारी की है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के थ्रू। इस स्कीम के तहत आप सभी जानते हैं जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के तहत 6,000 रुपीस पर ईयर दिए जाते हैं। इसी ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र इनको भी इनॉग्रेट किया गया है। ये केंद्र मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया। मिस्टर मोदी ने मैगजीन ऑन फर्टिलाइजर लॉन्च की है जिसका नाम है इंडियन एज। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसको आप वन नेशन वन फर्टिलाइजर कह सकते हैं, इस स्कीम को भी लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत जितने भी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट कंपनीज हैं वो जितने भी फर्टिलाइजर हैं उनको सिंगल ब्रांड के नाम से बेचेंगे जिसका नाम होगा भारत। जैसे कि भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK, इस तरह से। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। जोरावर इज व्हाट काइंड ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट? आंसर इज इंडिजिनस इंडियन लाइट टैंक। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस? प्रताप पवार। द मिड डे मील स्कीम is now known by a new name. What is it? Answer is PM पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। Who is the president of the Council of Scientific and Industrial Research? CSIR. Answer is Prime Minister of India. Which country beat China to win the Women's Basketball World Cup 2022 title in Australia? Answer is USA. Which country's Minister of Tolerance inaugurated a new Hindu temple as an extension of the Sindhi Guru Darbar temple? Answer is UAE. For the first time in 24 years, no member of Gandhi family is a candidate for Congress top post. The last contest that the party witnessed was in November 2000 when Sonia Gandhi defeated her rival by a huge margin. Who was the candidate who got defeated? Answer is जितेंद्र प्रसाद। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। धौलागिरी माउंटेन रेंज इज इन विच कंट्री? Ministry of Tourism organized Parयटन Parv 2022 in which city? Jürgen Stock is the Secretary General of which international organization? Syngenta India has launched biodiversity sensor project with which institute? Who has become the first Indian women hurdler to break 13 seconds barrier at the National Open Athletics Championship 2022 in Bengaluru? Justice D.Y. Chandrachud, who took over as the 50th Chief Justice of India, appointed a judge of the Supreme Court in which year? The first World Sloth Bear Day was observed by Wildlife SOS in Agra in collaboration with International Union for Conservation of Nature and the UP Forest Department on October 2022। तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।